आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। विश्व में दो ऐसी लड़ाई लड़ी गई है, जैसे 1914 से 1918 में भी एक विश्व युद्ध लड़ा गया। फिर उसके बाद 1939 से 1945 तक एक और विश्व युद्ध लड़ा गया। ऐसे करके दो विश्व युद्ध लड़े गए, इसलिए इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके बाद फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सरकार के अंडर में ही वो काम करती थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। क्यों कामयाब नहीं हो पाया, क्या थे इसके रीज़न, हिटलर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। जर्मनी में भी इधर क्या हुआ था, हिटलर ने इधर से क्या किया, कौन से किसने किसको कैसे लड़ाई की, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, द्वितीय विश्व युद्ध से कितना नुकसान हुआ और क्या हुआ, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे इस बारे में। इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1939 से। 1 सितंबर 1939 से 1945 तक, अगस्त 1945 तक चलता है ये। डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1945 से 6 अगस्त 1945 तक, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब तक परमाणु बम नहीं गिरा था, तब तक ये युद्ध चला था। अब जो ये द्वितीय विश्व युद्ध है, अभी इसको मतलब जो पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको तो ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा लगा नहीं था कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में इसलिए कुछ जगहों पे कुछ हिस्टोरियंस ने इसे ग्रेट वॉर भी बोला है, कि ये ऐसे ही पहला विश्व युद्ध जब ये हुआ था, तो इसको पहले वर्ल्ड वॉर का नाम नहीं दिया गया उस समय। काफ़ी पूरे विश्व के हर कंट्री के बीच में ये स्ट्रगल चला, लड़ाइयाँ चली, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद पहले तक इसमें शुरुआत में इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ये पता नहीं था ना कि इसमें क्या होने वाला है, आगे युद्ध होगा कि नहीं होगा, इस बारे में कुछ पता था नहीं। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्साइल की एक संधि है, पेरिस में एक जगह है वर्साइल करके, वहाँ पे एक महल में ये ट्रीटी साइन की गई थी, हर कंट्री के मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में। ये जो संधि है, इसको साइन किया गया था। और ये जो संधि है, सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ा कारण बना था, यही सबसे बड़ा रीज़न बना कि इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ख़त्म हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी यही रीज़न कारण बना। क्यों? क्योंकि इस संधि के तहत क्या हुआ था, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी आर्मी सब एक साथ लड़ रहे थे, उस समय भारत भी लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि भारत को ब्रिटिशर्स ने उस समय, जब महात्मा गांधी आ गए थे पहले, तो महात्मा गांधी जब आए थे, महात्मा गांधी ने आज़ादी की मांग कर दी थी। तो महात्मा गांधी ने पहले, ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, अगर पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद करिए आप लोग, तो हम आप लोग को आज़ादी दे देंगे। जब इंडिया में अगर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोल के गांधी जी को बोला, तो गांधी जी घर घर में जाके बोलते थे कि ब्रिटिश का मदद करो, वो हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने यही किया कि गांधी जी से बोला कि मदद कर दो हमारी, तो हम वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आज़ादी दे देंगे। इस बार गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी एक बार धोखा खा चुके थे, तो दोबारा वो धोखा खाना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। अभी अपन उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। तो अब क्या होता है कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की बात जब आती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला रहता है, तो इसको रोकने के लिए, काफ़ी समय तक ये रुक नहीं पा रहा था, तो इसको रोकने के लिए जब जर्मनी में को इस वजह से जर्मनी को जब हुआ, तो जर्मनी को काफ़ी इसमें बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी, बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई जर्मनी की। पूरी जर्मनी की जो जनता है वो एकदम आग बबूला हो गई कि ऐसे कैसे हो गया।
अब ये हिटलर को इसमें आ गया गुस्सा। हिटलर अब इसका किसी भी रीज़न से बदला लेना चाहता था। तो हिटलर इस वजह से क्या हुआ कि बदला लेना चाहता था, और वो कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स बनाता ही रहता था हर बार कि हाँ यहाँ पे इस कंट्री पे हमला कर दो, तो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ऐसे करके वो कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता था और इसका चलता रहता था। तो अब क्या हुआ कि जब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने के बाद जर्मनी को काफ़ी रेफरेंस भरने थे, जो युद्ध में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। युद्ध में काफ़ी जो मित्र राष्ट्र की सेना जो बुरी तरीके से हारी थी, उसको काफ़ी उसका है ना हर्जाना देना था, काफ़ी उसमें फ़ाइन भरना था। कितने तो 400 बिलियन डॉलर का फाइन वाइन देना था, उससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पैसों का फाइन वाइन देने का बात था। अब ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि जो जर्मनी था, जर्मनी को सभी अमेरिका अमेरिका इस वजह से क्या था, अमेरिका शुरू से ही है ना ये क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन ये सब की तरफ से सब लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका इसमें जर्मनी की हेल्प कर रहा था, उसको लोन्स दे रहा था कि है ना वो, ताकि ये सारे जो इनका फाइन है वो पूरा कर्जा वर्जा जितना है सब चुका सके। तो इसलिए जर्मनी को ये दे रहा था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंतर्गत क्या हुआ कि सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन बनाया गया लीग ऑफ नेशन बनाया गया तो लीग ऑफ नेशन क्या था, सबसे पहले तो ये जानते हैं। लीग ऑफ नेशन जो था ये राष्ट्र संघ, जैसे आज के टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन है, तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन अलग अलग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन अलग अलग, यूनाइटेड नेशन में क्या है कि पूरी दुनिया की जितने भी 180 देश हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, जर्मनी वगैरह वगैरह, जितने भी देश हैं इंडिया के बाद पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्री है सब इसके अंडर आते हैं यूनाइटेड नेशन के। तो लीग ऑफ नेशन इसके तहत, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत बनाया गया। लीग ऑफ नेशन जो था, अब इसका क्या उद्देश्य था कि भविष्य में कोई युद्ध न हो, कोई भी हर जगह शांति बनी रहे। और ये गवर्नमेंट एक सरकारी संगठन था, गवर्नमेंट के पैसों पे ये एनजीओ चलता था, समझ लीजिए एक तरह से गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था। तो सारी गवर्नमेंट जो बोलती थी, अब लीग ऑफ नेशन को तो वही करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ था कि लीग ऑफ नेशन में, अब जब जैसे लीग ऑफ नेशन में क्या हुआ था कि इसमें भी परमानेंट मेंबर्स होते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा कंट्रियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। लीग ऑफ नेशन में जैसे सुरक्षा परिषद जैसे काम करती है, जैसे कोई बातचीत से सभी मामलों को इसने सुलझाने की कोशिश की, सब कुछ हुआ। ब्रिटेन का फ्रांस का था बिस्मार्क भी इसमें शामिल था लीग ऑफ नेशन में। तो लेकिन वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण रहा है गुटबंदी प्रथा। ये गुटबंदी प्रथा क्या होती है, ये गुटबंदी का शब्द तो आता ही रहता है एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिएगा। गुटबंदी प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब मान लो अगर कंट्री बोल दे कि मेरी इससे लड़ाई है, तो दूसरी कंट्री भी उसमें बोल देगी कि उसके साथ हाथ मिला लेती थी कि चलो तुम्हारी उससे लड़ाई है तो मेरी भी इससे लड़ाई है। तो अब इससे क्या होता है कि दोनों कंट्री वो बोलते हैं कि ठीक है अपन आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती कर लेंगे तो साथ में है ना, साथ में इन लोग को निपटाएंगे, ऐसे करके होता है। तो इसको बोला जाता था गुटबंदी प्रथा। बिस्मार्क ने ये गुटबंदी प्रथा को जन्म दिया था वर्ल्ड वॉर के लिए। पहले विश्व युद्ध के समय में ही ये गुटबंदी प्रथा हुई थी। तो गुटबंदी शब्द तो ये होता ही है, गुटबंदी प्रथा तो होती है। तो लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या हुआ था कि अब जैसे अमेरिका को लोन्स दे रहा था, अमेरिका जर्मनी को जो रेफरेंस भरने थे, जर्मनी को जितने भी उनका कर्जा वर्जा चुकाना था, सब करना था, तो अमेरिका उसके लिए पैसा दे रहा था। लेकिन 1929 में 1929 में सबसे बड़ा कारण रहा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। 1929 में बहुत ही बड़ा वो आया, क्या बोलते हैं, बहुत ही द ग्रेट डिप्रेशन इसको बोला जाता है। रिसेशन तो नहीं बोला जाता है, रिसेशन अलग चीज़ होती है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या होता है, आर्थिक मंदी में काफ़ी जगहों पे
खाना पीना नहीं होता, लोग भूखे मरने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है अलग अलग तरीके से। लेकिन रिसेशन में क्या होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती है, बिजनेस वगैरह इतना नहीं चल पाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब थोड़ा थोड़ा इन सब में हो जाता है चीज़ें। तो अभी उस बारे में नहीं बात कर रहे, अभी अपन ये बात है अभी 1929 की, जब उस समय आती है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। किसी दिन ये विश्व इस पे भी अपन बात करेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्या था, एक दिन इसका भी वीडियो लेके आऊँगा। तो अब वर्ल्ड जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये सबसे बड़ा रीजन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। क्यों? क्योंकि अब जब ये जब हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, तो इस वजह से क्या हुआ, अब मंदी आती है तो हर जगह गरीबी छा जाती है, लोगों के पास कोई काम धंधे नहीं होते, सब कारखाने वारखाने ये वो मशीनें वशीनें या जो बड़ी बड़ी कंपनी की ऑफिसेज होती है सब बंद हो जाते हैं, उसके पास बाद से सब काम काज ठप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो अब काम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो खाना पीना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब अगर कमाई होगी नहीं किसी का, तो सामने वाला खुद का ही नहीं कर पाएगा। अब कोई खुद का नहीं करेगा तो दूसरों को क्या देगा वो करने के लिए। यही चीज हुई थी 1929 में। अब 1929 में जो ये आर्थिक मंदी आती है, इसमें क्या होता है कि अमेरिका जो लोन्स दे रहा था जर्मनी को रेफरेंस भरने के लिए, जो उनका कर्जा चुकाने के लिए जो जर्मनी को पैसे दे रहा था, अमेरिका ने इस वजह से पैसे देने बंद कर दिए, सब बंद कर दिया। अरे भाई, जब खुद के पास होगा, अमेरिका के पास या और भी कंट्री के पास, तभी तो वो देखेगा ना सामने वाले को। उसके पास खुद के पास होगा नहीं तो वो दे नहीं सकता। तो अमेरिका ने इस वजह से नहीं दिया। तो जो लोन आ रहे थे उस समय वो रुक गए। उस वजह से क्या हुआ कि जर्मनी उस वजह से पूरा वो चुका नहीं पाया, कर्जा नहीं चुका पा रहा था। अब कर्जा नहीं चुका पाया तो इससे क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में क्या बोलते संकट पैदा हो ही गया था। सब जगह इधर एलाइड फोर्सेस और एक्सिस जो जितने भी थे, सब जगह से इधर उधर सबके बीच में चल ही रहा था। सोवियत यूनियन हो गया, इधर उधर सब जगह से कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। तो अब इस तरह से क्या हुआ, जर्मनी इस वजह से कर्जा नहीं चुका पाया। अब जर्मनी ने अब इधर कर्जा नहीं चुकाया तो क्या हुआ कि अब हिटलर तो वैसे ही पागल था, हिटलर को तो एक तरह से गुस्सा तो आ ही गया था कि, और सबसे ज़्यादा तो, और हिटलर तो इसका सबसे ज़्यादा ब्लेम किस पे देता था, यहूदियों पे, ज्यूइश लोगों पे। इस वजह से ज्यूइश होलोकॉस्ट भी हुआ था, जिसमें क्या होता था कि हिटलर क्या करता था, वो ज्यूइश लोगों के क्या करता था, लेके जाता था बड़े बड़े गैस चेम्बर्स में डाल देता था ले जाके, और एकदम वहाँ से आग उनको जला देता था। इस तरीके से उसने भी बहुत बड़ा वो किया, बहुत बड़ा नरसंहार किया है, जूइश लोगों की इस तरीके से हत्या की है। उसकी भी, जूइश होलोकॉस्ट की भी एक दिन अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ, अब हिटलर तो वैसे ही पागल था, वो कुछ ना कुछ तो करने की प्लानिंग कर ही रहा था कि कैसे भी करके है ना जर्मनी को हथियाओ। अब उसको कहीं से हेल्प मिल नहीं रही थी। तो 1933 में उसने एक जगह एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत क्या हुआ, कई मंत्रियों को किडनैप कर लिया और बोला कि सरेंडर करो नहीं तो यहीं गोली मार देंगे। और ऐसे करके उसने सरेंडर करने से मना कर दिया। तो और ऐसे करके हिटलर ने क्या किया कि पूरी सत्ता को हथिया लिया। हालांकि हिटलर की एक बार तख्ता पलट रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन हुए जर्मनी में, हिटलर जीत गया धोखे से। और हिटलर का तो ऐसा था, अगर उसको पता चल गया उसके खिलाफ कोई जा रहा है, हिटलर का तो ऐसा था कि अगर वहाँ पे अगर तुमने अगर उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ अगर पता चल गया उसको, वो ऐसे प्लान बनाता था कि ताकि है ना किसी को कुछ पता न चले, क्योंकि अगर पता चल गया तो कोई उसके खिलाफ विद्रोह कर देगा, प्रोटेस्ट कर देगा। अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो उसका सब प्लान पता चल गया, सब चौपट हो जाएगा, इधर उधर होगा जाएगा, कुछ है नहीं, उसको तो मिलेगा नहीं। और हिटलर वैसे ही बहुत सनकी इंसान था। तो अब 1933 में क्या हुआ था कि हिटलर ने ऐसे करके जर्मनी को हथिया लिया। जर्मनी का वो पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ा डिक्टेटर हो गया। एकदम जर्मनी में ऐसे हो गया कि हिटलर ही राज करेगा, हिटलर का ही सब कुछ रहेगा।
और हिटलर को कोई प्लान बोलते थे कि हिटलर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हिटलर मानता नहीं था, उसका तो अलग ही रवैया था। अभी हिटलर की बात नहीं हो रही है, वो भी अपन करेंगे एक दिन। तो अब क्या हुआ कि हिटलर ने, अब क्या हुआ कि 1937 में साइनो जैपनीज वॉर हुआ। बहुत से हिस्टोरियंस तो इसको क्या बोलते हैं 1937 से ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मान लेते हैं, क्योंकि जो साइनो जैपनीज वॉर हुआ था जापान और चाइना के बीच में, उस वो भी एक कहीं ना कहीं इसी का ही कारण था। नैंकिंग मैसेकर, वो जापान की इंपीरियल आर्मी तो इतनी पागल थी कि उसने वहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम किया। नैंकिंग में लोगों की हत्याएं की, रेप किए, जिंदा जला दिया लोगों को, कहीं जिंदा गाड़ दिया किसी को, कुछ कुछ किए, अलग अलग ही कारनामे किए उन्होंने। तो जापान की इंपीरियल आर्मी तो पागल थी एक तरह से। अब दोनों के बीच में ये वॉर होता है, उसके बाद क्या होता है, हालांकि बाद में जापान ने भी इसका हर्जाना भुगता कि जब उसके ऊपर भी परमाणु बम गिराए गए। परमाणु बम बनाने की होड़ तो अमेरिका और जर्मनी में भी चली थी। अगर सबसे पहले परमाणु बम बना लेता तो आज पूरे दुनिया पे जर्मनी का ही राज होता, लेकिन ऐसा अमेरिका ने नहीं होने दिया। अब क्या हुआ कि हिटलर, अब जब उस समय काफ़ी समय से कुछ चीज़ें चल रही थी, तो लीग ऑफ नेशन ने भी ऐसे में बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश की कि किस तरह से बातचीत की जाए और ऐसे करके ये युद्ध को रोका जाए। लेकिन हिटलर क्या कर रहा था कि उसको तो हर जगह से पावर का यूज़ करना ही होता था, दिखावटी था वो, तो हर जगह दिखावा करने में उसको था। तो वो क्या, हिटलर क्या करता है कि है ना, वो चेकोस्लोवाकिया जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के उसको पार्ट चाहिए होते हैं, तो वो चेकोस्लोवाकिया जैसी जगहों पे हमला करने की कोशिश करता है, प्लानिंग करता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिनों तक वो फेल हो जाता है। अब ब्रिटेन के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नेविल चेम्बरलेन, वो नहीं चाहते थे कि है ना किसी भी तरीके से वर्ल्ड वॉर हो। तो वो हिटलर को क्या करते, जाके क्या करते, हिटलर से बात करते इस बारे में कि देखो, तुमको अगर चाहिए तो चेकोस्लोवाकिया का पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरा पार्ट रख लो, इतना इतना पार्ट रख लो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत तुमको सब दिया ही गया है। और जितनी भी बातें अपन पूरा हिटलर के साथ बातचीत करी और समझाया कि इस तरह से तुम वॉर मत छेड़ना कुछ भी करके, क्योंकि अगर वॉर छेड़ोगे तो दुनिया में फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। हिटलर मानने वालों में से होता नहीं है, वो क्या करता है, उसको चेकोस्लोवाकिया का पार्ट तो मिल जाता है, सब मिल जाता है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। लेकिन उसके बावजूद हिटलर मानता नहीं है, और हिटलर क्या करता है, 1 सितंबर 1939 की सुबह 4 बजे के करीब पोलैंड पे हमला कर देता है। सोचिए, पोलैंड पे अब उस समय हमला कर देता है, पोलैंड पे हमला कर देता है, किसी के पास कुछ बचा नहीं होता है करने के लिए। पोलैंड की आर्मी इधर से बहुत हेल्प मांगती है कि हमको हेल्प करो, कुछ करो। ब्रिटेन की आर्मी इधर देती नहीं है, उधर सबको रहता है कि इधर हिटलर सर पे खड़ा हुआ है, इसको देखने कि उसको देखे। कोई पोलैंड को एक तरह से इग्नोर कर देता है, हिटलर भी इग्नोर कर देता है, सब इग्नोर कर देते हैं। मतलब हिटलर तो नहीं, क्या बोल रहा था, हाँ, सभी लोग पोलैंड की रक्षा के लिए, कोई साथ में नहीं आता है। ऐसे करके हिटलर पोलैंड को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। उसके बाद ये जाता है यूरोप में। तो यूरोप में जाता है, यूरोप में जाने के बाद फिर क्या होता है कि यूरोप में जाने के बाद क्या होता है कि यूरोप में जब ये जाता है तो यूरोप में भी अब ये होता है कि क्या बोलते हैं, और भी कंट्रीज़ को इसमें शामिल कर लेता है। लेकिन अमेरिका इस बार हाथ खड़ा कर देता है कि अमेरिका इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आएगा, शामिल नहीं होगा। पूरी दुनिया होती है, लेकिन अमेरिका को इससे दूरी बना के रखनी होती है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 में किया तो फिर वो हथियार लोगों को कैसे देगा, कंट्रीज़ को हथियार नहीं बेच पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो अमेरिका ऐसे करके हाथ खड़ा कर देता है कि वो नहीं देगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, अब इधर हिटलर आ जाता है, सबके सबके नाक में दम कर देता है। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये दो लोगों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इटली, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी शामिल थे, मतलब एलाइड फोर्सेस में। और स्पेस फोर्स जो थी उसमें और भी कंट्री थे, जैसे यूएसएसआर,
फिर यूएसएसआर और भी जैसे गल्फ कंट्रीज थी अलग अलग, तो ऐसे करके ये लोग भी शामिल थे। भारत अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि गांधी जी एक बार धोखा खा चुके थे तो वो दोबारा धोखा खाना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से गांधी जी ने मना कर दिया था। हालांकि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रही थी। जब बर्मा पे जब इधर कब्जा हुआ ब्रिटिशर्स का, तब जाके 1942 में थोड़ी बहुत इंडिया ने हेल्प की, तो उसकी भी अभी अपन उस पर भी अपन थोड़ी देर में आएंगे। तो अब क्या होता है कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में होता ही है। अब इटली की तरफ से जो लड़ रहा था, इटली की जो सेना में था, जो इटली का डिक्टेटर था बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी था, ये लड़ रहा होता है इटली की तरफ से, इटली की तरफ से लड़ रहा होता है। अब जो मुसोलिनी होता है, मुसोलिनी भी क्या था, हिटलर जैसा, मतलब इतना अच्छा वो भी डिक्टेटर था, लेकिन हिटलर जितना वो नहीं था। सबको पता था कि हिटलर बेवकूफ़ बनाता है सबको, और हिटलर क्या करता है, काफ़ी जगहों पे भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को भड़काने का काम करता है कि जर्मनी इससे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस वजह से कई जगहों पे अब दिक्कतें आनी आनी चालू हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि अब जब ऐसे जब होने वाला होता है, तो फिर क्या होता है कि जब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में साथ में जब लड़ाई हो रही होती है, तो अब इसमें क्या होता है कि यूरोप इधर आ जाता है कि यूरोप में अब ब्रिटेन को शामिल होने के लिए बोला जाता है, यूरोप की तरफ से फोर्स किया जाता है। यूरोप ब्रिटिशर्स इधर वैसे ही परेशान होते हैं कि इधर हिटलर सर पे खड़ा हुआ है, तो इधर इसको कैसे देखे। नेविल चेम्बरलिन काफ़ी कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी कि युद्ध को ख़त्म किया जाए, लेकिन नहीं होता है। और उसके बाद भी ब्रिटेन में जब प्रधानमंत्री पद के 1940 में इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है। वो जो होती है, वो पार्टी होती है, वो होती है हिटलर, वो उसमें प्राइम मिनिस्टर बनता है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल फिर बाद में जाके वॉर में पूरा शामिल हो जाता है। विंस्टन चर्चिल भी हालांकि कोई हिटलर से कम नहीं था, ब्रिटेन में भी उसने कई अशांति फैला के रखी। फिर जब बंगाल में भी 1943 में बहुत बड़ा पैमाना आया, भूखमरी आई, जिससे 40 लाख लोग पूरे बंगाल में मारे गए थे। तो किसी दिन बंगाल फेमाइन की भी अपन बात करेंगे, भूखमरी के बारे में। तो अब क्या हुआ था कि विंस्टन चर्चिल, नेविल चेम्बरलेन तो हार जाता है अब इलेक्शन। अब नेविल चेम्बरलेन इलेक्शन हार जाता है, तब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बनता है। चर्चिल के प्रधानमंत्री बनते ही क्या होता है कि अब चर्चिल है ना, ये ब्रिटेन को भी वॉर में घुसा देता है, ब्रिटेन को वॉर में घुसा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सब तरफ से लड़ाई होती है, चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह वगैरह, यूके, फिर और भी जितने कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंडिया, सब लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से आपस में। अब इसमें 3 लाख से ज़्यादा 80 मिलियन लोगों की जाने गई थी इस वर्ल्ड वॉर में। ये द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तबाही थी। इसमें 80 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, आम लोग वो भी। वही होता है कि अगर वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो उसमें आम जनता सबसे ज़्यादा नुकसान झेलती है, क्योंकि नुकसान उन लोग का होता है। आर्मी तो अपनी तरफ से लड़ रही होती है, लेकिन जनता का भी नुकसान हो जाता है इस वजह से। तो अब क्या होता है इसके बाद कि अब जब सब लड़ रहे होते हैं आपस में, तो इधर क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि अब वो कई जगहों से अब हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर देता है पहले से ही। तब हिटलर को क्या होता है कि अब किसी भी तरह से जर्मनी को तो जीतना ही होता है। हिटलर का तो ये शुरू से एम होता है, क्योंकि हिटलर ने तो पहले ही बोल दिया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो, कि हाँ हम तो जर्मनी को तो हरा के ही रहेंगे, मतलब जर्मनी को बदला तो लेके ही रहेंगे। जर्मनी जो हारा है उसका बदला तो लेंगे ही पूरी दुनिया से। जनता को इस वजह से वो भड़काता भी है, उल्टी सीधी बातें बोल बोल के। लेकिन अब क्या होता है कि अब 1940 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में, तो 1939 में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ब्रिटिश इधर हिटलर लड़ रहा होता है हिटलर को, लेकिन अब हिटलर क्या करता है, ब्रिटेन में भी कब्जा जमाने की कोशिश करता है। हिटलर तो क्या था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ब्रिटेन की जो आर्मी है वो ताकतवर होती है, थोड़ा उसकी आर्मी का सामना करती है।
कि ब्रिटेन की किसी भी हालत में इसको रोका जाए, क्योंकि अगर जर्मनी को अगर रोक दिया गया तो जर्मनी को अगर मतलब जर्मनी ने अगर कब्जा कर लिया, अगर परमाणु बम भी बना लिया, अगर कुछ हो गया तो उसके बाद तो फिर जर्मनी का राज हो जाएगा पूरी दुनिया पे। तो ब्रिटिशर्स ये सोच सोच के फिर क्या करते कि फिर ब्रिटेन को रोक देते कि हिटलर को रोकते कि मत करो, लेकिन हिटलर उसके बाद भी अपनी चाल चलने में ही लगा रहता है। अब 1942 में क्या होता है कि अब ऐसे कर करके काफ़ी टाइम हो जाता है। तो क्या होता है कि 1942 में जो ब्रिटेन की आर्मी है वो आज के बर्मा पे कब्जा कर लेती है। जापान की जो इम्पीरियल आती है, बर्मा की नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बर्मा की नहीं होती है, ब्रिटेन की। ब्रिटेन की जो सेना, जापान की जो आर्मी है वो क्या करती है कि अब बर्मा पे कब्जा कर लेती है। बर्मा पे कब्जा कर लेती है, बर्मा जो आज के समय में जिसको म्यांमार बोला जाता है। बर्मा भी पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन बाद में सब अलग हो गया। अब म्यांमार को भी है ना, ब्रिटिशर से 1904 जनवरी 1948 को आज़ादी मिली थी, ये भी याद रखिएगा। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को भी ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी। तो ब्रिटिशर्स ने उधर भी कॉलोनी बना ली थी। ब्रिटिश लोग तो वैसे ही बहुत चालू थे, कहीं पे भी जाते थे सब जगह कॉलोनी बनाते फिरते थे। कहीं काम कुछ होता नहीं था किसी चीज़ का, उसके बावजूद भी इधर उधर कॉलोनी बना लेते थे, सब कर लेते थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इस तरह से होता रहता था। अब जापान की इम्पीरियल आर्मी ने कब्जा कर लिया। इम्पीरियल आर्मी तो पूरी की पूरी पागल थी, ये तो मैंने आपको बताया ही कि रेप्स ऑफ नैनकिंग किसी से छुपा नहीं है। नैनकिंग में जो इतना बड़ा मैसेकर हुआ, इतने हत्याकांड हुए, इतने लोगों की जानें ली उन्होंने, तो इसी वजह से क्या हुआ कि अब इसके बाद क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स की थोड़ी फोर्सेस होती है, अब इंडिया को भी इसमें इस वजह से फिर शामिल होना पड़ता है, थोड़ी बहुत आर्मी भेजनी पड़ती है। क्योंकि अब पहले से ही गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि है ना वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया आए कोई, तो मतलब इंडिया कोई ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करे। ब्रिटिशर्स वैसे ही हल्ला कर रहे थे कि सपोर्ट करोगे तो हमको आज़ादी दे देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, गांधी जी ने अब इस बार मना कर दिया था, क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुके थे, दोबारा धोखा नहीं खाते, तो इस वजह से ना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में जब जापान की इम्पीरियल आर्मी का कब्जा होता है, तो जब जापान की इम्पीरियल आर्मी का जब कब्जा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया इंडिया ने भी उसमें रोल किया था। इंडिया ने भी अपने काफ़ी सोल्जर्स दिए थे इम्पीरियल आर्मी को, जापानीज से लड़ाई में बचाया था। इसमें हमारे सैम मानेकशॉ भी गए थे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ये जो 1971 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सैम मानेकशॉ का इसमें भी रोल था, ये वाले रोल में, ये वाले इसमें भी जापानीज बर्मा के और जापान की लड़ाई में। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये लड़ाई हो रही थी तो इसमें भी क्या हुआ कि जापान की आर्मी, क्योंकि क्या बोलते, जापान की आर्मी भी इधर से लड़ रही थी, तो जब भारत के सोल्जर्स ने भी काफ़ी लोगों की काफ़ी जिसमें लड़ने में हेल्प की और जापानी आर्मी को कैसे भी करके पीछे खदेड़ दिया। अब जब पीछे खदेड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर से गांधी जी ने भी इधर, अब द्वितीय विश्व युद्ध का इसके बाद सबसे बड़ा परिणाम भी ये निकला कि गांधी जी ने इसके बाद अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया 8 अगस्त 1942 को। क्योंकि क्यों, और ये अंग्रेज़ों आंदोलन भारत छोड़ो क्या था, ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, कि ब्रिटिशर्स किसमें गांधी जी का ये नारा था कि करो या मरो, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था गांधी जी ने सभी को कि इंडिया के लिए अब स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और ये गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू किया था, क्योंकि गांधी जी को पता ही था कि अब जापान की आर्मी इधर कब्जा कर रही थी। तो गांधी जी को क्या लगा कि अगर अभी तक तो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए इतने सालों से, कहीं अगर जापान की आर्मी ने अगर कब्जा कर लिया, कुछ हो गया, तो बाद में ब्रिटेन से तो आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि अब जापानियों के गुलाम बन गए अपन, और जापानियों के गुलाम बन गए तो फिर ये लोग तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि है ना क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करो। तो गांधी जी ने ऐसे करके क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में भी जब वो शांति से सब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके बाद भी
ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत बुरे तरीके से कुचल दिया, बहुत कुछ हुआ इसमें भी, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया, हड़तालें हुई देश में, सब जगह बंद रहा। तो ऐसे करके द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा ये परिणाम निकला कि इससे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ सबसे पहले। तो फिर एक और द्वितीय विश्व युद्ध का एक और परिणाम ये हुआ कि इसमें काफ़ी जगहों पे जब इसमें हो रहा था, इस काफ़ी चीज़ें चल रही थी। अब 1945 आते आते तो जर्मनी को इसमें काफ़ी जगहों से, जर्मनी के पास भी हथियार ख़त्म हो गए थे काफ़ी जगहों पे, एलाइड फोर्सेस की वजह से जब हुआ था। तो जब ये सब हो रहा था तब एलाइड फोर्सेस ने अपना डिसीजन लिया नहीं, कुछ किया नहीं। 1944 तक सब लड़ने में ही लगे रहे, और 1945 में हिटलर को काफ़ी कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। तो हिटलर ने क्या किया कि अब ये जो विश्व युद्ध था इसको, अब इसको रोकने के लिए क्या किया कि ये इसने क्या किया कि अब जर्मनी के हाथ तो कुछ लग नहीं रहा था, तो अब जर्मनी के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं था। जर्मनी को भी या तो सरेंडर करना पड़ता ब्रिटेन की आर्मी के आगे, या तो वो भी मारा जाता अमेरिका के आगे, सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन को अपने कब्जे में लेने के लिए जर्मनी ने सबसे पहले ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया था। 1941 की बात है। सोवियत यूनियन भी इसमें काफ़ी, सोवियत यूनियन भी काफ़ी डिक्टेटरशिप ही चलती थी वहाँ पे। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर में काफ़ी सारे देश थे, और ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 25 दिसंबर 1990 को। मतलब ये पूरा सोवियत संघ टूटा, यूएसएसआर टूटा, और उसके बाद फिर रशिया एक अलग कंट्री बन गया, और इसके बाद जितने भी अलग अलग कंट्री थे सब अलग अलग चले गए थे। तो यूके को, यूएसएसआर को कब्जे में लेने के लिए, यूएसएसआर को कब्जे में लेने के लिए जर्मनी ने चलाया था ऑपरेशन बारबरोसा। ये ऑपरेशन बारबरोसा के तहत क्या हुआ था कि यूएसएसआर, जो जर्मनी की जो सेना थी, जर्मनी की जो आर्मी थी, इन्होंने जब ये ऑपरेशन शुरू किया था, अब उस समय ठंडियों का सीज़न था, और यूएसएसआर में काफ़ी उस समय ठंड पड़ती थी, जमा देने वाली ठंड पड़ती थी। अब इतनी ठंड पड़ती थी, अब सैनिकों को उतनी ठंड में रहने की आदत थी नहीं। अब सैनिकों को आदत नहीं थी, अब किसी को आदत नहीं रहेगी, न किसी के पास गर्म कपड़े थे, न किसी में लड़ने का जज्बा था कि हाँ अगर ठंड भी पड़ रही है तो लड़े। तो इस वजह से क्या होता था कि अब जर्मनी को कुछ अता पता नहीं होता था। तब क्या होता था कि इस वजह से जर्मनी को नहीं पता होता था, तो इस वजह से जर्मनी में भी काफ़ी फोर्सेस लड़ाई से पहले ही भाग रही थी, जर्मनी की जो सेना थी। अब यूएसएसआर की वजह से यूएसएसआर ने यहाँ पे भी क्या बोलते, हरा दिया जर्मनी को। ये ऑपरेशन बारबरोसा भी इतना कोई सक्सेस नहीं हो पाया। ऑपरेशन बारबरोसा के तहत जब जर्मनी ने कोशिश की यूएसएसआर को कब्जे में लेने की, और जर्मनी काफ़ी जगहों पे जर्मनी ने इसका खंडन किया, मतलब यूएसएसआर ने, ये नहीं हो पाया कि सोवियत में, कि इसका जब इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि 1942 में भी फिर इसके बाद मैंने बताया था कि अभी भारत की जापान की इम्पीरियल आर्मी ने बर्मा पे अपना अधिकार कर लिया। बर्मा पे अधिकार हुआ तो भारत को भी इसमें शामिल होना पड़ा अपनी तरफ से। इसमें भारत के फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी शामिल हुए थे, जैसा कि बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो अब क्या हुआ था कि अब भारत में भी इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी जगहों से इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया था काफ़ी लोगों को, क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जब गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1943 में भारत में भी बहुत बड़ा बंगाल में फैमाइन आ गया इस वजह से, क्योंकि जो जो जर्मनी और ये सब जगहों से इंग्लैंड आ रहा था, इंग्लैंड वगैरह आ रहा था, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना रोल प्ले किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि भारत को इसमें शामिल न किया जाए, और ये जो वर्ल्ड वॉर है इसको रोका जाए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय सिंगापुर में थे, और उन्होंने क्या किया कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सारी चीज़ें पता चली, तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे कि उन्होंने भी काफ़ी जगहों से इसकी कोशिश की कि वर्ल्ड वॉर 2 को रोका जाए। और
जब क्या बोलते हैं इसमें जो, और जो इंडिया की तरफ से भी जो इसमें ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की आर्मी जो रॉयल फैमिली में जो सेवा दे रहे थे ना, ब्रिटिश लोग अपने नाम के आगे रॉयल लिखते थे। ये लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, ऐसे करके ये लोग लिख रहे थे। तो क्या हुआ था कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसमें काफ़ी कोशिश की थी कि वर्ल्ड वॉर को रोका जाए, आज़ादी का संदेश दे रहे थे। उन्होंने दिसंबर 1943 में भारत की आज़ादी का झंडा सिंगापुर से फहरा दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर ऐसे तो रुक नहीं रहा था। अब जर्मनी ने क्या किया था कि अब जर्मनी को इससे रुकना था। अब जर्मनी को भी इससे काफ़ी समय तक कुछ हासिल नहीं हो पाया। तो अब जर्मनी को हासिल नहीं हो पाया और अमेरिका भी काफ़ी समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और जर्मनी भी काफ़ी समय से परमाणु बम बना रहा था। परमाणु बम दोनों काफ़ी समय से बना रहे थे कि देखेंगे कि दोनों में भी ये कंपटीशन चल रहा था एक तरह से कि सबसे पहले कौन परमाणु बम बनाता है। लेकिन 1939 में क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं 1945 में जब जर्मनी को हासिल नहीं हो रहा था कुछ भी, हिटलर के हाथों सब जगह से हार थी, अमेरिका के हाथों कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था, तो हिटलर ने 20 अप्रैल 1945 को अपनी बीवी के साथ मिलके जर्मनी के एक जगह पे हिटलर अपनी बीवी को सबसे पहले गोली मार दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। तो ऐसे करके हिटलर का तो अंत हो गया। अब हिटलर का जब अंत हुआ तो उसके बाद भी जब कई जगहों पे बातचीत चल रही थी और बातचीत क्या बोलते हो रही थी, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन तो इस वॉर को रोकने में सफल नहीं हो पाया। अब देखिए लीग ऑफ नेशन जो था, लीग ऑफ नेशन ये वॉर को क्यों रोकने में सफल नहीं हो पाया? लीग ऑफ नेशन इसलिए रोकने में सफल नहीं हो पाया क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि कोई भी अगर जो भी कंट्री थी, कोई भी कंट्री एक दूसरे लीग ऑफ नेशन के जो रेजोल्यूशन जो भी दे रहा था वो उसके मानने को तैयार नहीं थे। अब वो लोग मान नहीं रहे थे, अब कोई मानेगा नहीं तो अब किसी के आगे आप क्या कर सकते हो? कितने दिन आप बोल दोगे कि हाँ ये बात मान लो, ये कर लो कर लो। अब कोई अगर नहीं मानेगा तो आप क्या कर सकते हो? बंदूक रख के तो कुछ कर नहीं सकते उसके आगे। तो फिर क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन की भी इस वजह से रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है। अब लीग ऑफ नेशन का जो उद्देश्य था कि इस वॉर को ख़त्म हो जाता है, अपने उद्देश्य में फेल हो जाता है। लेकिन ये अब 1945 में हिटलर का तो अंत हो गया। अब जर्मनी को जुलाई में भी है ना, अब अमेरिका, जर्मनी बोलने जा रहा था, जापान को भी अमेरिका की तरफ से 2 महीना पहले से सरेंडर करने की वार्निंग दी जा रही थी कि सरेंडर कर दो क्योंकि सभी युद्ध में सारी कंट्रियों का तो अंत हो जाएगा, तो सरेंडर कर दो। इस वजह से जर्मनी को ये बोला जा रहा था। लेकिन जर्मनी इस बात को मानने को जापान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और जापान जब मानने को तैयार नहीं हुआ तो उसके बाद से 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु एटम बम गिराए गए जिससे पूरे शहर को तबाही मच गई और पूरे जापान का नुकसान हो गया। कई लोग मारे गए वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे, आम लोग भी मरे इसमें, कई काफ़ी कुछ हुआ इसमें। मतलब जापान की सेना ने सबसे बड़ा नुकसान उठाया, जनता ने सब नुकसान उठाया। तो वही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जापान की आर्मी भी कोई कम नहीं थी, उन्होंने भी नैनकिंग में जो किया वो भी बहुत गलत था, तो उनको भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ा था। तो अब क्या हुआ कि अब उनको हर्जाना भुगतना पड़ा और ऐसे ही करके फिर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो इंडिया में पहले क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसको तो काफ़ी लेकिन कुचल दिया गया जैसे तैसे। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हिंसा करी, काफ़ी कुछ किया इसमें, तो ऐसे करके कुचल दिया गया। अब उसके बाद दूसरा क्या हुआ, अब इसमें जो हुआ था, दूसरा ये हुआ कि बंगाल में भी सबसे बड़ा फेमाइन आया क्योंकि जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज थे वहाँ पे बहुत सारे भंडार रखे हुए थे अनाज के, बहुत सारा जितने भी अनाज था इधर से उधर सब चक्कर लगाते रहे, लेकिन चर्चिल ने ये अनाज पहुँचने नहीं दिया भारत के लोगों तक।
तो इस वजह से बंगाल में फेमाइन आ गया, काफ़ी लोग भूख से दम तोड़ रहे थे अपना, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद ये भी हुआ। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ उसके बाद ये हुई, जूइश होलोकॉस्ट, यहूदियों का जो नरसंहार हुआ। वो तो किसी से भी नहीं छुपा है जो हिटलर ने किया। मतलब यहूदियों से तो ये इतना चिढ़ता था जैसे पता नहीं यहूदियों ने तो इसका क्या बिगाड़ा है। वर्ल्ड वॉर 1 जब हारा तो इसने यहूदियों पे इल्ज़ाम लगा दिया सीधा सीधा कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है हम ये जूइश लोगों की वजह से हारे हैं, नुकसान हमको इन लोग की वजह से उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे करके यहूदियों से इतना चिढ़ता था और इतना इसने बड़ा कांड कर दिया। तो ये जूइश होलोकॉस्ट हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की आर्मी में, जो रॉयल आर्मी में जो सेवाएं दे रहे थे भारत के फौजी, इंडियन फौजी जो सेवाएं दे रहे थे अपनी, अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने भी जब सुभाष चंद्र बोस के कहने पे भी है ना रिवोल्ट कर दिया। नेताजी ने उनसे कहा था कि आप रिवोल्ट कर दे, क्योंकि उनको भी अब पैसा वैसा कुछ मिल नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था। तो रिवोल्ट हो गया इस वजह से। कई लोगों की इसमें जाने गई, 80 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे, कई सोल्जर्स मारे गए, ऐसे करके बहुत सारे लोग मरे, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने के लिए की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सके। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा सुनने में आ गया था कि अगर 1945 के बाद ऐसा हो गया, अगर माना जा रहा था कि अगर इसके बाद अगर कोई विश्व युद्ध शुरू होता है तो पूरा विश्व विनाश के कगार पर आ जाएगा। तो ऐसे करके यूनाइटेड नेशन बना। हालांकि आज के हिसाब से देखा जाए ना तो यूनाइटेड नेशन भी अब कोई काम का नहीं रह गया, क्योंकि इतने सारे वॉर हुए। उसके बाद क्या किया आज तक यूनाइटेड नेशन ने? यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया, ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। आज के टाइम पे देख के तो अब यही लगता है कि है ना, ये तो कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आज रशिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, इसको 3 साल हो गए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और लोग बोलते हैं, कोई अमेरिका बोलता है, कोई बोलता है कि हम मध्यस्थता करते हैं, हम नेगोशिएशन करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब इधर उधर से अपनी टांग अड़ाते रहेंगे, इधर उधर बोलेंगे, बात बनाते हैं कि करेंगे करेंगे, कोई करता है नहीं। दूसरा, इसराइल हमास का भी चालू है। इसराइल हमास का भी चालू है। खैर इसराइल हमास का तो कब से सीज फायर तो हो गया है, सीज फायर तो हो गया 26 जनवरी के बाद से, काफ़ी कोशिशों के बाद करवा दिया गया है। अब यूनाइटेड नेशन भी इसके बाद, क्योंकि WHO पे भी अभी कोरोना वायरस फैला था तो काफ़ी सवाल उठे थे कि WHO चीन के अंडर काम करता है, इसने चीन की साइड ली है। तो इस वजह से WHO ने भी चीन की साइड ली थी। तो ऐसे करके आज भी इतना बड़ा पेंडेमिक आया, कुछ भी हुआ, यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स तक कहीं नहीं भेजता है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कोई क्यों ना युद्ध हुआ हो, भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में भी बांग्लादेश में इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, ऑपरेशन सर्चलाइट। अगर UN अगर उस समय चाहता तो ये ऑपरेशन सर्चलाइट को भी रोक सकता था पीस कीपिंग फोर्स भेज के। UN ने वो भी नहीं किया। तो ऐसे करके यूनाइटेड नेशन बना तो था, लेकिन आज उसका रिजल्ट तो देखने में नहीं आता इतना सुनने में। अब उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी कुछ हुआ। अब इसके बाद इंडियन आर्मी ने भी जो रॉयल आर्मी में जो सेवा दे रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे जो भारत के सोल्जर्स, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। और फिर उन्होंने भी इसके बाद आज़ाद हिंद फौज में आ गए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बना ली एक तरह से अपनी, जिसको बोला गया आज़ाद हिंद फौज। तो उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बना ली। उन्होंने इंडिया की काफ़ी लड़ाई की अंग्रेज़ों से, काफ़ी कुछ किया। वो अपन किसी दिन नेताजी के बारे में बात करेंगे तो उसके पूरे डिटेल में हिस्ट्री समझाएंगे। तो फिर ये सब हुआ। तो ऐसे करके 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। और ये काफ़ी तरह से ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजेडी भरा था। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और इससे काफ़ी कुछ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे करके अलग अलग परिणाम निकले इसके। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। और इसी के साथ हम अब आपसे विदा लेते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।